हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विक्रम राजौरिया और आज हम पढ़ने वाले अपने डाइजेशन जो चैप्टर जो हमने पढ़ रहे हैं उसका आगे वाला पार्ट। देखो, अभी तक के जो अपने लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री केनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। एलिमेंट्री केनाल का जो पहला पार्ट था जिसको हमने माउथ नाम दिया है, माउथ में जो बक्कल केविटी है उस बक्कल केविटी की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, ठीक है। और बक्कल केविटी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन के ऑर्गन हमारी बॉडी के जो हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं, बक्कल केविटी का काम क्या है, वो सब हमने देख लिया था। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बक्कल केविटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, बक्कल केविटी की अपन बात कर रहे हैं, दोबारा सुन लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। बक्कल केविटी, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाए कि बक्कल केविटी कहते किसे हैं। तो हमारे जो माउथ की ओपनिंग है, लिप्स के द्वारा जो कवरिंग है, तो हमारे लिप्स के अंदर की ओर आप यदि मुंह खोल के आप देख रहे हो तो अंदर क्या है, एक कटोरी नुमा स्ट्रक्चर, एक गोल खाली स्थान आपको दिखाई देगा, एक केविटी आपको दिखाई देगी। और वो केविटी क्या है बच्चों, बक्कल केविटी, ठीक है। यहाँ तक अब आपसे पूछा जाए कि बक्कल केविटी जो है उसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या होता है बक्कल केविटी में, क्या क्या है। तो हम कहें कि बक्कल केविटी में क्या क्या पढ़ना है, तो बताओ। पहला टीथ, सही, टंग, जीभ और स्लाइवरी ग्लैंड। बोलो यहां तक सही है, दिख तो रहा है ना। दिख रहा है स्लाइवरी ग्लैंड। देखो अपने को ये जो पढ़ रहे हैं हम, इसको अपने को एंजॉय करके पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिए, क्योंकि हम अपनी बॉडी से रिलेटेड पार्ट पढ़ रहे हैं। और अपनी बॉडी से रिलेटेड पार्ट पढ़ेंगे तो अपना ही जो क्या है फायदा होगा, दो फायदे हो जाएंगे, अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज हो जाएगा और अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर टीथ की अपन बात करते हैं। टीथ के लिए मैंने आपको ये कहा था कि जो बक्कल केविटी है उसमें जो मसूड़े होते हैं उसमें टीथ लगे होते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि आपको टीथ के बारे में बतानी है कि टीथ की कुछ विशेष बातें हैं जो बता दो, तो क्या बताओगे कि टीथ जो होते हैं वो छोटे बच्चे में आते हैं, उनको पहली बार आते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। जब वो टूट के उसकी जगह दूसरे आते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, परमानेंट टीथ। टीथ के बारे में पूछा जाए कि कुछ टीथ ऐसे थे जो एक ही बार आते हैं। अरे मैंने बताया था आपको कि कुछ दांत ऐसे हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। मोनोफाइडोंट कहा था उनको, कौन कौन से थे, प्रीमोलर और विजडम टीथ। उसके बाद में जो दो बार आ रहे थे वो सारे क्या थे, डाइफाइडोंट। तो दो बातें हो गई हमारे टीथ के बारे में कि मोनोफाइडोंट और डाइफाइडोंट हो गई। उसके बाद में हमने कहा है कि जो टीथ होते हैं वो मसूड़ों के अंदर दसे हुए होते हैं, मसूड़ों के ऊपर लगे हुए नहीं होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको, थिकोडोंट। और ये जो टीथ है हमारे, वो जो टीथ आएंगे वो हम कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट फंक्शन होगा तो उसे क्या कह रहे थे हम, हेट्रोडोंट। टंग की बात करते हैं। टंग जो है वो किससे जुड़ी होती है, हायोइड बोन से। ये बात हो गई अपनी, हायोइड बोन से जुड़ी होती है। और हायोइड बोन से जुड़ी होती है तो हायोइड बोन क्या है कि अन्य किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे हम करेंगे हमारी ये वाली बोन इस बोन से जुड़ी हुई, ये यहाँ की बोन से जुड़ी हुई है, लेकिन हायोइड एक ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी में दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है। क्लियर यहाँ तक। जीभ हायोइड बोन से किसके द्वारा जुड़ी होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रेनुलम के द्वारा, ठीक। टीथ की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी। तो टीथ के लिए हमने कहा था कि इस प्रकार से टीथ है, ये सिंपल सा बना देते हैं टीथ। ये इसके ऊपर केप हो गई। नाम आप फास्टली बताओगे, इसको क्या कहा बच्चों, बोलो बोलो, डेंटाइन। इसको इनेमल। डेंटाइन के लिए मैंने कहा था कैल्शियम। कैल्शियम। आपसे ये पूछा जाए कि डेंटाइन जो है वो बहुत ही मजबूत पार्ट है, तो डेंटाइन बना किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये अपनी बात हो चुकी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने लिख रहा हूं। उसके बाद में हमने कहा कि इसके अंदर एक केविटी पाई जाती है, देखो ये लो, क्या नाम दिया,
पल्प केविटी, रूट केनाल, ये सारी बातें अपनी हो चुकी है। याद आया सारा से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो सैलिवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी ओपनिंग क्या कहाँ पर होती है, कैसे ये प्रेजेंट होती है, वो सारी बात मैंने आपको एक डायग्राम बना के सारी बता रखी है। एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सैलिवरी ग्लैंड में सबसे पहले हमने पढ़ा है पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, ये तीन हमारे जो बक्कल केविटी है उसमें सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां होती है बच्चों, और तीनों का काम क्या है, लार का सिक्रेशन करना। पैरोटिड की ओपनिंग कहाँ थी, ऊपर तालू की तरफ बताया था मैंने। सबलिंगुअल जीभ के नीचे, और सबमैंडिबुलर जो जबड़ा है नीचे वाला, उस जबड़े के जस्ट अंदर की ओर। ये अपना पार्ट यहां तक का हो गया। क्लियर है? अब हम देखो पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड से जो सिक्रेट हो रहा है पदार्थ, जिसको हम लार नाम दे रहे हैं, वो लार क्या क्या होती है, और जो भोजन हम लेते हैं तो उस भोजन में हमें क्या क्या लिया जाए। दिख रहा है ना ये? ठीक है बच्चों, आगे पढ़ लेते हैं अपन। ये आपका क्लियर है? हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि हम जो फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो क्या क्या है हमारे पास। देखो लार की बात करेंगे इसके जस्ट बाद में, उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भोजन जो हम खा रहे हैं या जिसको हम डाइजेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वो पदार्थ ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम खाएंगे उसका डाइजेशन होगा, और उससे हमें क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक पदार्थ मिलेंगे। ये बहुत ही काम की चीज है। देखो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं, तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए प्लांट से और एनिमल से। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो प्लांट से और एनिमल से क्या मतलब है इसका। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि गेहूं की रोटी हम खा रहे हैं, ठीक है, तो गेहूं जो है वो प्लांट है, और प्लांट बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। तो जनरली हम उसका स्टेम खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, जो भी हम उसका खा रहे हैं, तो है तो क्या एक्चुअल में प्लांट से, यानी कि प्लांट से रिलेटेड जो भी पार्ट हम भोजन के रूप में, फूड के रूप में लेते हैं, वो सारे क्या है जो प्लांट से। अरे बोलो, ठीक है। एनिमल सेल, एनिमल सेल की बात सर, ये एनिमल सेल कैसे खाई जाएगी? एनिमल के पास जाएंगे कि ठीक है 2-4 सेल हमें दे दे, उसके बाद हम सेल खाएंगे, ऐसे होता है क्या? नहीं। देखो एनिमल सेल की यदि हम बात करते हैं, तो यदि ह्यूमन की हम बात करें या जो अन्य एनिमल्स होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, या जो मांस खाने वाले जितने भी ह्यूमंस हैं, या फिर हम कहें कि जो जानवर वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। ठीक है, अब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा तो एनिमल की जो बॉडी है किससे बनती है बच्चों? सेल्स। तो इतना लंबा चौड़ा हमने न कह के क्या कह दिया, एनिमल सेल। अब वो एनिमल सेल में कोई सा भी पार्ट खा रहा है, वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, हम नहीं कहेंगे कि तू यही खा, लेकिन एनिमल सेल खा रहा है। बोलो यहां तक का ठीक है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम भोजन के रूप में लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं या इसके जो पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ जो हमारे भोजन में आएंगे, और वो हमें आगे लंबे समय तक याद रखने हैं। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको नोट करना है। देखो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे फूड के रूप में हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला कार्बोहाइड्रेट खाते ही नहीं खाते हैं, स्टार्च भी हम कह सकते हैं। देखो गेहूं हम खा रहे हैं
तो गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू हम खा रहे हैं, आलू में क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। और जनरली हमारा जो फूड है, उसका जो फूड का सोर्स हम जो लेते हैं उसमें अधिकांश क्या होता है? हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये हमें क्या देता है? एनर्जी। कैसे एनर्जी निकलेगी? किस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, और अंदर जाने के बाद में उस कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या क्या घटनाएं होती है, वो सारी बात हम आगे करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्लियर? उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो प्रोटीन। बोलो बच्चों, प्रोटीन खाते हैं कि नहीं खाते? प्रोटीन भी हम खाते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा एक सोर्स भी हम कह सकते हैं, जैसे हम कहेंगे स्टार्च। ठीक। प्लांट का जो हम कहेंगे स्टोरेज फूड, वो क्या होता है बच्चों? स्टार्च होता है। ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। एक चीज यहां पर आप देखना, ये भी हम खाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब आप कहोगे कि सर न्यूक्लिक एसिड कुछ समझ से अलग अलग लग रहा है। देखो, न्यूक्लिक एसिड में हम क्या क्या होता है बच्चों? डीएनए, आरएनए होता है कि नहीं होता? अब आप कहोगे सर डीएनए आरएनए हमने तो कभी खाया नहीं है, कौन खाता है डीएनए आरएनए? ठीक है ना। देखो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, आनुवांशिक जो पदार्थ है वो प्लांट में भी होता है और ह्यूमन या हम कह सकते हैं एनिमल में भी होता है। चलो बात करते हैं, ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे हम कहें कि आप मार्केट में गए आलू खरीदने, और आप कह रहे हो कि हमें 1 किलो आलू दे दो, यही होता है? यही कहोगे ना कि 1 किलो आलू दे दो, या ऐसे कहते हो कि हमें बिना न्यूक्लिक एसिड वाले 1 किलो आलू दे दो? हाँ, कई बच्चे कहते हैं क्या? नहीं कहते। न्यूक्लिक एसिड, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि प्लांट सेल जो है, प्लांट बॉडी प्लांट सेल से बनी होती है। ये प्लांट सेल, प्लांट सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस है तो आनुवांशिक पदार्थ भी होगा, और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए आरएनए उसमें है तो वो न्यूक्लिक एसिड ही है, तो मतलब हम न्यूक्लिक एसिड भी खा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मार्केट में जाके कह रहे हैं कि हमें 1 लीटर न्यूक्लिक एसिड दे दो, हमें खाना है, ऐसा नहीं। क्या क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, और इसके अलावा बात करते हैं तो लिपिड। ये लो, ये कंटेंट हैं जिनको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब ये जो है भोजन के रूप में हम डायरेक्ट लेते हैं इनको। अब भोजन के रूप में डायरेक्ट लेते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारी जो बॉडी है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड में मिक्स होकर प्रत्येक सेल के पास पहुंच जाएंगे, सेल उसका काम कर लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो पदार्थ है ये जटिल पदार्थ होते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं। ठीक है। अब जटिल भी है, अघुलनशील भी होते हैं, तो सेल से इनको डायरेक्ट, या हम कह सकते हैं कि इनका अवशोषण जो है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता। और जब डायरेक्ट नहीं हो सकता है तो डाइजेशन जो वर्ड हम काम में ले रहे हैं वो यहां पर काम करेगा। डाइजेशन यानी कि ये जो जटिल पदार्थ हैं, कॉम्प्लेक्स पदार्थ हैं, अघुलनशील पदार्थ हैं, इनको जटिल को सरल में, सिंपल में, और अघुलनशील को घुलनशील में, इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में कन्वर्ट करेगा। और करने के बाद में ही, यानी कि जो जटिल को यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना ही क्या होता है बच्चों? डाइजेशन। इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में कन्वर्ट करना ही क्या है? डाइजेशन। अब हम वो पढ़ेंगे कि डाइजेशन होता कैसे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बात करते हैं। हो गया? ये लो बच्चों, लार। अब हम पढ़ेंगे लार के बारे में। किसी भी अच्छे से भोजन का नाम लेते हैं, आपके मुंह में लार आ जाती है ना, उस लार की बात करेंगे। वो लार होती क्या है, क्यों निकलती है और कैसे निकलती है, इनकी बात अपने कर ली कि क्या होती है, कैसे निकलती है, इस लार में होता क्या क्या है, और ये आगे जाके काम क्या करता है, ये बात अपन आज करेंगे।
तो सलाइवा जो है, लार है, वो लार आती कहाँ से है, पहला पॉइंट कहाँ से आती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ी है बक्कल केविटी में, उन बक्कल केविटी में उनकी ओपनिंग होती है और वो क्या करेगी, उन लार ग्रंथियों से लार बनेगी और लार बक्कल केविटी की क्या हो जाएगी बच्चों, ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। इसमें यदि हम बात करें तो लार में होता क्या क्या है, सबसे पहले वाटर, लिक्विड तो है ही, पानी, एक चीज हो म्यूकस, सर म्यूकस थोड़ी होता है म्यूकस भी, वाटर और म्यूकस, ये दो पॉइंट है अपने को ध्यान रखना है कि वाटर होता है इसके अंदर, और क्या होता है बच्चों, म्यूकस होता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि लार में म्यूकस प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, होता है। क्लियर है। इसके बाद आयंस की यदि बात करते हैं तो आयंस की चलो बात करते हैं, देखो सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनमें से दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। वो याद आया कुछ, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि लार में कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयंस की, आयंस की बात कर रहे हैं। बोलो, वाटर, म्यूकस और आयंस, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। कई बार क्या होता है बच्चों, देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नेगेटिव आयन लार में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से चार हमारे पास में दिए हुए हैं और वो बोलता है कि नेगेटिव आयन कौन सा प्रेजेंट होता है, तो दो तो लिखे होते हैं ये, या हम कह सकते हैं कि एक ये लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ आ गया मान लो पोटेशियम आ गया, और एक आ गया फॉस्फोरस आ गया, क्लोरीन आ गया, या हम कह रहे हैं कि पहला और दूसरा दोनों बहुत। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने केवल थोड़ा सा जो नॉलेज होता है ना, वो यही दिक्कत करता है। हमने पढ़ तो लिया कि हाँ ये आयंस होते हैं, लेकिन हमने उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि नेगेटिव कितने हैं और पॉजिटिव कौन से हैं। जब हम ये नहीं ध्यान देंगे तो देखो हमारे पास उसने पूछा है कि नेगेटिव आयन बताना है, तो नेगेटिव आयन तो ये है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा। लेकिन जब हमें नेगेटिव पॉजिटिव का पता नहीं है ना, तो हम ये वाला टिक करेंगे, और ये वाला टिक करने का मतलब आपका एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव, मतलब आपने 5 नंबर का नुकसान कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ पा रहे। तो कौन से आयन होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसमें दो पॉजिटिव सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन दो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, एंजाइम की बात करें, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम होता है बच्चों, एक तो क्या होता है लाइसोजाइम, एक होता है सैलरी एमाइलेज, सैलरी एमाइलेज। ये दो एंजाइम के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, लाइसोजाइम और सैलरी एमाइलेज। ठीक है, लाइसोजाइम का काम क्या है और एमाइलेज का काम क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो हम बात कर लेते हैं भोजन करने के अलावा भी यदि हम बात करें तो हमारा जो माउथ जब ओपन होता है तो हम कहते हैं कि हवा जो है उसमें हजारों बैक्टीरिया घूमते रहते हैं बाहर, और याद हो तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी हैं, कुछ हानिकारक भी हैं, तो वो बातें अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फ्री घूमते रहते हैं। तो किसी भी माध्यम से, जैसे हमने सांस लिया, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इंजेक्ट हो गए, भोजन खाया, भोजन पे चिपके हुए थे, भोजन के साथ चले गए। तो देखो लाइसोजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में या हमारे माउथ के अंदर बक्कल केविटी में जो पहुंचा है, तो वहां पर जैसे मान लो कि ये बक्कल केविटी थी, यहाँ बैक्टीरिया आ गया और ये पूरी यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, लार पड़ी हुई है, और लार में क्या होता है बच्चों, लाइसोजाइम होता है, और लाइसोजाइम क्या कर देगा, इस बैक्टीरिया के पास आएगा या इसको अपने अंदर खींचेगा और यही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यदि ये हानिकारक है तो हमारी बॉडी में आगे नहीं जा पाएगा, कि यही मर जाएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में रोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी
बैक्टीरियल एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है बच्चों? स्टार्च का डाइजेशन करना, स्टार्च का डाइजेशन करता है। एनसीईआरटी में यदि आप पढ़ोगे तो लार में जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये तो होगी सिंपल सी बात। क्वेश्चन क्या आता है कि लार में जो एमाइलेज है वो कितने परसेंट स्टार्च का डाइजेशन करता है। जैसे मान लो कि हमने 100% स्टार्च जो हम खाते हैं उस 100 में से कितने परसेंट स्टार्च है जिसका डाइजेशन लार से या एमाइलेज बक्कल केविटी में कर देता है। एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में अपन बात करेंगे। हाँ जी, कर लिया। हटा दो। चलो बच्चों बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको ये कहा था कि लार एमाइलेज जो है वो लार एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो हम कह रहे हैं कि ये देखो स्टार्च, ठीक है, इस स्टार्च का डाइजेस्ट कौन कर रहा है बच्चों? स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करेगा? और लार एमाइलेज, तो हम लार केवल एमाइलेज लिख लेते हैं, ठीक। लार एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज, ठीक। यहां पर देखो दो क्वेश्चन हो गए। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो गया कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, ठीक है। कौन सा है बच्चों? एमाइलेज। अब यहां पर एक चीज ये देखना कि स्टार्च जो है स्टार्च को एमाइलेज किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बोलो क्लियर है? अभी हम बात करें कितने परसेंट, ये 30% स्टार्च को एमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। देखो बाकी सारी चीजों का जो डाइजेशन है वो आगे जाके होता है, लेकिन यदि हम बात करें कि बक्कल केविटी में स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, यदि डाइजेशन की शुरुआत की हम बात करें स्टार्च के डाइजेशन की तो वो बक्कल केविटी से है, और बक्कल केविटी में डाइजेशन जब शुरू हो रहा है तो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 30% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ हो गया? बक्कल केविटी में हो गया, ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात करते हैं कि जो सलाइवा है, जो बात बात पे आपके मुंह में आ जाता है किसी भी अच्छी सी मिठाई का नाम लेने पे, उसका काम क्या है? बताएगा आप में से कोई है? चलो यहां लिख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। देखो बच्चों सुन के समझ जाओ, बहुत बेस्ट। याद रख, जैसे रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप याद करो कि जब आप खाना खा रहे थे आज, अभी या थोड़ी देर पहले या कल शाम को जो भी, तब आपने टुकड़ा, रोटी का जो टुकड़ा था उसको आपने तोड़ा, उठाया और मुंह में लिया, फिर थोड़ी देर क्या किया आपने? उसको चबाया, ठीक है। अब देखो चबाने के बाद में क्या होता है बच्चों? रोटी का जो टुकड़ा आप ले रहे थे, क्या वो रोटी का टुकड़ा वैसा का वैसा हार्ड है क्या? नहीं है। क्या हो गया? लसलसा हो गया। अब यदि किसी को ऐसे लग रहा है कि नहीं सर मेरा तो लसलसा नहीं होता है, तो थोड़ी देर चबाओ, मुंह हाथ में निकाल के देखना लसलसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट, सॉफ्टनेस ऑफ द फूड।
हम कह रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय क्या करते हैं, हम भोजन को चबाते हैं धीरे धीरे, ठीक है, चबाते हैं। कुछ तो सोच रहा हूँ, हम तो चबाते ही नहीं, हम तो क्या करते हैं डायरेक्ट उठाया और बस लिया, चलो चबाना वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, दांत हमारे तो फ्री रहते हैं, ऐसा नहीं है। भोजन उठाया उसको चबाते हैं, चबाने के बाद में आप देखना कि हम जब हम भोजन को मुंह में ले रहे हैं उस समय हमारी जो बक्कल कैविटी उसमें लाल सिक्रेट होती रहती है, और वो लाल क्या कर रही है बच्चों, उस भोजन में मिक्स हो जाएगी, और मिक्स हो जाएगी, दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और लार वहाँ पे मिक्स हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत गाढ़ा और लसलसा सा पदार्थ बन जाएगा, और लसलसा पदार्थ हो जाएगा, उसके बाद इसोफेगस के अंदर वो आसानी से चला जाएगा। आप पूरी रोटी को बिना दांत से तोड़े हुए अंदर स्टोमक में नहीं उतार सकते, क्लियर। अब यदि उतार लेते हैं तो वो आपकी कला। सॉफ्टनेस ऑफ द फूड, पहला पॉइंट हुआ। अब सॉफ्ट कैसे होता है, कैसे होता है, समझ गए। दूसरा, भोजन जब हम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप मिठाई खा रहे हो या कुछ खट्टी चीज खा रहे हो या फिर तीखी चीज खा रहे हो, तो टेस्टिंग, टेस्ट होता है नहीं, तो हम कह देते हैं हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ फूड। भोजन का टेस्ट, स्वाद चेक करने में भी ये हेल्प कर, ठीक है। जीभ वाली बात करी थी ना कि टंग के ऊपर ऐसे कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या है बच्चों, किल बैक्टीरिया। और नंबर 4 लास्ट पॉइंट देखो, तीन फंक्शन हो गए हमारे पास में। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सॉफ्टनेस ऑफ द फूड, भोजन को चिपचिपा करना, सॉफ्ट करना, मुलायम करना। टेस्ट, भोजन का टेस्ट में हेल्प कर रहा है कि वो उसकी स्वाद चेक करने में। किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी क्या करता है बच्चों, मारता है। और हम बात कर रहे हैं लास्ट में कि जो स्टार्च हम खा रहे थे, स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है क्या, क्लियर। या आप इसको ऐसे लिख लो, डाइजेस्ट स्टार्च। देखो क्या क्या पढ़ा है कि हमने कहा है कि सलाइवा जो है वो होता क्या है, लाल ग्रंथियों से निकलने वाला पदार्थ है, ठीक है। उसमें क्या क्या था ये भी हमने पढ़ लिया, कौन से आयन है, वाटर है, म्यूकस है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये कहा था कि उसमें कुछ जो कुछ एंजाइम थे, और एंजाइम कौन कौन से थे बच्चों, एक तो एमाइलेज, एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम था बैक्टीरिया को किल करना, जो मैंने आपको देखो यहाँ पे लिखा है किल बैक्टीरिया। एक है एमाइलेज, और एमाइलेज का काम क्या है बच्चों, स्टार्च को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा भोजन को क्या कर देता है, वो चिपचिपा लसलसा बना देता है, और हेल्प करता है किसमें, भोजन के स्वाद चेक करने में। इसको भी आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। कर लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वैसे वो भी इंपॉर्टेंट। देखो हम यहाँ बात करते हैं कि हमने भोजन खाया, ठीक है। भोजन लेने के बाद में उसमें क्या मिक्स हो जाएगा बच्चों, सलाइवा। क्वेश्चन आता है कि भोजन और सलाइवा जो है वो मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद में मैंने कहा कि वो क्या बन जाता है, एक बहुत ही लसलसा पदार्थ बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है बच्चों, यहां तक का पार्ट समझ में आया। इसको आप एनसीईआरटी से एक एक लाइन एनसीईआरटी की आप कवर करोगे और नोट्स। उसके बाद यदि कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक। ये नोट कर लो क्लास में।